सबलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं भारतीय शिक्षा का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। और आज के इंडियन एजुकेशन में जो हमारा टॉपिक है वो है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, यानी कि लॉर्ड कर्जन की जो भी एजुकेशन पॉलिसी थी उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम जरा नज़र डाल लेते हैं कि लॉर्ड कर्जन आखिर क्या थे और किस किस कामों के लिए विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो देखते हैं। लॉर्ड कर्जन 1899 में यानी कि 1899 में भारत के वायसराय बन के आए थे, है ना। तो ये जो लॉर्ड कर्जन थे ये 1899 में आए थे और 1905 में चले गए थे। ये इनका टाइम पीरियड था। कभी कभी वायसराय का जो टाइम पीरियड होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। क्योंकि जो भी लॉर्ड रहे, क्योंकि कुछ ही थे जिनका ज़्यादा नाम पूछा जाता है। अब चाहे वो लॉर्ड डलहौजी हो या लॉर्ड कर्जन हो या लॉर्ड विलियम बेंटिक हो, तो ये कुछ ऐसे थे जो वाकई में फेमस हुए अपने किसी न किसी काम से या किसी न किसी कारण से। तो उसी में एक लॉर्ड कर्जन भी थे, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में कई ऐसी घटनाएं हुई जो लॉर्ड कर्जन को फेमस बनाती हैं। लेकिन हमारी आज जो मेन चर्चा रहेगी, मुख्य चर्चा रहेगी, वो शिक्षा नीति पर रहेगी। तो लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो आपको बता रहा हूँ। 1899-1990 सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग, अकाल मतलब उस समय अकाल पड़ गया था, भारत में सूखा पड़ गया था, तो उसके तहत कौन कौन सी व्यवस्थाएं करनी पड़ी, ये एक अकाल आयोग के अंतर्गत व्यवस्था की गई। 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनाया गया। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया और इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जो सबसे क्रांतिकारी घटना मानी जाती है लॉर्ड कर्जन के वायसराय के बने रहने पर। तो इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि लॉर्ड कर्जन पहली बार भारत नहीं आए थे, इससे पहले भी छोटे मोटे जो पद होते थे उसके रूप में वो आ चुके थे, लेकिन वायसराय बनकर 1899 में आए थे। इनसे पहले जो थे उनका नाम था लॉर्ड एल्गिन। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन सेकंड। और इनके जो बाद आए यानी कि 1905 के बाद जो आए वो आए लॉर्ड मिंटो। वो भी लॉर्ड मिंटो सेकंड, मतलब इससे पहले भी एक लॉर्ड मिंटो आ चुके थे, इसलिए इनका नाम लॉर्ड मिंटो सेकंड था। तो इनके आगे पीछे वाले मैंने बता दिए कि इनके पहले कौन था और इनके बाद कौन आया। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पे ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है। जैसे रेलवे ट्रैक जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं के टाइम पे बिछाया गया। शुरुआत नहीं हुई, शुरुआत जो है काफ़ी पहले हो गई थी, लेकिन जो रेलवे ट्रैक का वो होता है ना कि जिसे ज़्यादा से ज़्यादा बिछाया गया, रेलवे जिस पर गाड़ी चलती है, तो वो सबसे ज़्यादा लॉर्ड कर्जन के समय बिछाया गया, एक जाल जो बिछाया गया पूरे भारत में। और दूसरी बात ये थी कि जो रेलवे विभाग था उसमें केंद्रीय रेलवे विभाग जो है वो बनाया गया लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। वैसे प्रांतीय थे, मतलब क्या होता था कि प्रांत के हिसाब से चलते थे, लेकिन अब रेलवे जो है सेंट्रल के अंतर्गत आने लगा। इस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे की गई। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और हमारी मुख्य चर्चा है शिमला शिक्षा सम्मेलन। 3 बहुत महत्वपूर्ण जो सन है वो आपको याद रखने हैं, 1901, 1902 और 1904। तो यहाँ पर शिक्षा सम्मेलन जो हुआ था वो 1901 में हुआ था। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको 1901, 1902 और 1904 में डिफरेंस भी मेंटेन करके रखना है कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें कब हुई थी। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो इसके ईयर हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1901। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा से संबंधित मैकाले की योजना की आलोचना की और कर्जन द्वारा शिक्षा में लाने वाले परिवर्तनों का उद्देश्य राजनैतिक अधिक शैक्षणिक कम था। उन्होंने कहा कि राजनीतिकता ज़्यादा हो रही है, शिक्षण कम हो रहा है, तो इसको फिर से चेंज करना होगा। क्या हुआ कि 1901 में कर्जन ने भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया और सम्मेलन में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये शिमला समझौता नहीं है, 1971 में हुआ था शिमला समझौता, जो आपने देखा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था।
वो शिमला समझौता है। ये शिमला प्रस्ताव है जो कि शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा सम्मेलन से संबंधित है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो शिमला शिक्षा सम्मेलन करजन के सभापतित्व में 15 दिन हुआ और इसमें शिक्षा संबंधी 150 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से निश्चित किया गया। करजन ने अपनी शिक्षा नीति को इन्हीं प्रस्तावों पर आधारित किया है। सम्मेलन के विषय में एक उल्लेखनीय बात यह थी कि उसकी कार्यवाही को आरंभ से अंत तक गोपनीय रखा गया। गोपनीय का मतलब जो बाकी कई बड़े लोग रहे होंगे उस समय शिक्षा संबंधी, उनको किसी को इसमें जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने दिया गया। यहाँ तक जो मीडिया थी उस टाइम की, मीडिया का मतलब जो भी समाचार पत्र वाले थे, उनको भी नहीं बताया गया। उनके किसी भी समाचार पत्र में ये चीज प्रकाशित नहीं होने दी गई। शिमला शिक्षा सम्मेलन को भारतीयों ने अपने विरुद्ध एक रचा हुआ षड्यंत्र समझा और करजन को इसीलिए इस सम्मेलन पर कोई भी सहयोग नहीं मिल सका। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। खास बात यही है क्योंकि जब कोई भारतीय नहीं होगा तो भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका जरूर आएगी कि आखिर ऐसी कौन सी सम्मेलन की आवश्यकता पड़ गई जिसमें आप भारत में काम करना चाहते हैं, भारत पे अपना प्रशासन करना चाहते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते कि कौन सा काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो जब भारतीयों को लग रहा था कि यहाँ पर षड्यंत्र है कोई ना कोई, तो जाहिर सी बात है वो सपोर्ट क्यों करते, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और इसके विरुद्ध कई लोग सामने आए जिसके कारण कैंसिल करना पड़ गया। कहीं ना कहीं फिर से एक सम्मेलन करना पड़ा, एक आयोग बनाना पड़ा। उसी की आज हम चर्चा करेंगे। फिलहाल और क्या चाहते थे, इसी शिमला सम्मेलन से संबंधित बात कर लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिए करजन ने उचित रकम भी स्वीकृत कर दी थी, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की तथा शिक्षा अनुदान पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार किया। करजन का मत था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। माध्यमिक स्कूलों पर सरकारी शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय दोनों का नियंत्रण आवश्यक मान लिया गया और आर्थिक सहायता बढ़ा दी गई। कभी भी मैं अभी बार बार ये बात उठाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि जो लॉर्ड करजन थे वो हर बात में सरकारी जो प्रभुत्व चाहते थे, हर चीज में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो, सरकार की पकड़ होनी चाहिए हर चीज पर। अब ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन की ही पकड़ नहीं होगी तो वो अपना प्रशासन कैसे मजबूत करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग को पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण में लेना चाहते थे, इसीलिए जो भी आयोग बने, जो भी एक्ट बनाए गए, वो सारे सरकारी हाथों में जाने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। तो ये है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। आयोग क्यों बनाए जाते हैं, यहाँ पर दो आपके सामने समस्याएं आएंगी कि 1904 में बना था अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, और ये बना है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। आयोग देता है सुझाव, कुछ लोग उसमें बैठते हैं और शिक्षा संबंधी सुझाव देते हैं कि भाई ये अभी तक समस्याएं थी, इस समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन से अच्छे काम करने चाहिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, वो आयोग करता है। और उस आयोग के बाद बनता है एक्ट, जिसको हम अधिनियम कहते हैं। इसीलिए 1902 में बना था आयोग और 1904 में बना था अधिनियम। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय जो आयोग था उसने क्या किया। लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए 1902 में सर थॉमस रैले के अध्यक्षता में, देखिए ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इसको कहीं कहीं पे रैले कमीशन भी कहा जाता है। रैले कमीशन अगर लिखा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई हम तो कर्जन को जानते थे, तो ये रैले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया और इस आयोग का उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करके उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सुझाव देना था। पाठ्यक्रम परीक्षण, शिक्षण, कॉलेजों की शिक्षा, विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन इत्यादि भारतीयों पर विचार करते हुए आयोग ने सुझाव उपस्थित किया और इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे। देखिए अभी तक सम्मेलन में कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पर जब विरोध हुआ कि भाई हम भी आएंगे, हमको भी बताओ कि हमारे लोग भी होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए, तो उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मात्र 2 भारतीय सदस्यों को इसमें लिया। कौन थे उनका नाम बता देता हूं। पहले थे गुरदास बनर्जी जो इसके सदस्य थे, और जो दूसरे थे वो थे सैयद हसन।
ओके, तो ये दो नाम इसमें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि दो भारतीय मात्र इसमें रखे गए थे विश्वविद्यालय भारतीय आयोग में, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। कारण क्या थे? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति के कारण क्या रहे उनकी बात बताते हैं कि पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भारत के सभी विश्वविद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मान के किया गया था। लंदन विश्वविद्यालय का सन 1898 में पुनर्संगठन हो गया, अतः भारतीय विश्वविद्यालयों को उसके अनुरूप परिवर्तित किया जाना था। क्यों? क्योंकि भाई पहले ही कहा गया था, किसमें? वुड के डिस्पैच में 1854 में बात कही गई थी कि जो विश्वविद्यालय है उसको लंदन जो विश्वविद्यालय है उसकी हिसाब से यहाँ पे भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन 1898 में क्या हुआ कि लंदन विश्वविद्यालय में ही कई चेंजिंग आ गई। अब क्या करें? अब तो यहाँ भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी कॉलेज थे, विश्वविद्यालय थे, उसमें भी परिवर्तन जरूरी हो गया था। सेकंड क्या है? विश्वविद्यालयों के संबंध में कॉलेजों की संख्या में अति तीव्र वृद्धि होने के कारण विश्वविद्यालयों पर इतना कार्यभार हो गया कि वे अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर पा रहे थे। फलस्वरूप कॉलेज का शिक्षण स्तर निम्न हो गया। अब देख रहे थे वो कि भाई इतने सारे कॉलेज खुल गए हैं कि उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो विश्वविद्यालय है वो उसका जो लोड है नहीं समझ पा रहा है कि किस तरीके से हम इन कॉलेजों को समझेंगे। कि भाई विश्वविद्यालय होता है, उससे जुड़े कई कॉलेज होते हैं जिनको हम महाविद्यालय कहते हैं। तो जब उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी पर लोड बढ़ जाएगा। आगे क्या हुआ कि सीनेट के सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी और उसमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। देखिए, सीनेट क्या करता था? रूल बनाता था। सीनेट वो थे जो बैठते थे रूल बनाने के लिए। विश्वविद्यालय में कई लोग होते हैं जो रूल बनाते थे कि हाँ भाई किस किस तरीके से काम होता है। उसमें शिक्षक को नहीं थे। तो अब ये एक समस्या आ गई, भाई शिक्षकों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि वो बताएं कि कौन कौन सी समस्या हमारे सामने आ रही है ना। लेकिन इतने ज्यादा थे कि उनको भी कम करना बहुत जरूरी था। विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने और मान्यता देने का कार्य करते थे। उनमें शिक्षण की जो उनका मुख्य कार्य था कोई व्यवस्था नहीं थी। और इस विषय में कर्जन का मत है कि आदर्श विश्वविद्यालय ज्ञान के प्रसार और विद्या के प्रोत्साहन का स्थान होना चाहिए। तो कहने का आशय ये था कि कर्जन चाहते थे कि जो विश्वविद्यालय है यानी कि जो यूनिवर्सिटी है ये सिर्फ रूल ना बना के यहाँ भी वो टीचिंग वाला काम हो, मतलब यहाँ भी क्लासेस लगे, यहाँ भी लोग ग्रेजुएशन करें, यहाँ भी लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तभी जाके थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भाई कॉलेजों में किस तरीके से शिक्षण कार्य करना चाहिए। बात करते हैं सुझाव और सिफारिशों की। आयोग ने ब्रिटिश भारत के सब विश्वविद्यालयों की सूक्ष्म छानबीन करके लगभग 6 महीने के बाद सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उस प्रतिवेदन में आयोग ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सुधार की जो सुझाव दिए और सिफारिश दिया वो कौन कौन से थे उनकी बात करते हैं। सबसे पहले, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं की जाएगी। मतलब अभी जितनी यूनिवर्सिटी हैं उतनी सफिशियंट हैं, तो कोशिश करके ज़्यादा विश्वविद्यालय ना बनाए जाएं। वर्तमान विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। मतलब भाई यूनिवर्सिटी में भी शिक्षण कार्य होना चाहिए। इसका मतलब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सिटीज में कब किस एक्ट या किस आयोग के कहने पर शिक्षण कार्य शुरू किया गया, यहाँ पर आप अगर आयोग पूछेगा तो 1902 वाला बताएंगे, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। और अगर एक्ट पूछता है यानी कि अधिनियम पूछता है तो आप बताएंगे भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1904। क्या है कि आगे स्नातक लिखा हुआ है। स्नातक पूर्व शिक्षण का कार्य संबद्ध कॉलेजों में, स्नातकोत्तर शिक्षण कार्य विश्वविद्यालयों में होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके पास अच्छी बड़ी लेवल की मतलब होनी चाहिए क्लासेस। जैसे पीजी करनी है तो वो होगा कहाँ? यूनिवर्सिटी में। और जो कॉलेज है वहाँ होगी ग्रेजुएशन की क्लासेस। तो ये भी एक अच्छा काम था कि भाई अगर आपको वाकई में और ज़्यादा बड़े लेवल पे शोध करना है, रिसर्च लेवल की पढ़ाई करनी है तो वो यूनिवर्सिटी में ही होनी चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमा स्पष्ट रूप से निश्चित कर देनी चाहिए। अब क्या है कि पता चला एक जो विश्वविद्यालय है वो दिल्ली में है और उससे जुड़ा हुआ कॉलेज यूपी के बॉर्डर पे है, पता चला बिहार में है या पश्चिम बंगाल में है, तो ये एक समस्या आ गई। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए था कि एक लिमिट, इसके बाद में एक भौगोलिक क्षेत्र कि भाई एक मंडल बन गया और इसके बाहर इससे संबंधित कोई भी कॉलेज नहीं होगा, इसके अंदर ही होंगे जितने होंगे।
आगे क्या कहा गया कि सीनेट के सदस्यों की संख्या कम कर देनी चाहिए और उनकी सदस्यता अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए, जैसा कि किया भी गया था एक्ट में। तो सीनेट के सदस्यों की संख्या कम कर दी गई और सदस्यता जो है 5 वर्ष कर दी गई। सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या 9 से 15 होनी चाहिए और उनका निर्वाचन सीनेट के द्वारा होना चाहिए। प्रत्येक संबंधित कॉलेज मतलब जो भी कॉलेज हैं जो जुड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी से, उसका प्रबंध एक संगठित समिति के द्वारा होना चाहिए। एक समिति होनी चाहिए हर कॉलेज की जो जोड़े यूनिवर्सिटीज को, ताकि कोई तो हो जो उसकी जवाबदेही तय कर सके। कॉलेज की मान्यता देने में नियमों में कड़ाई होनी चाहिए। द्वितीय श्रेणी के कॉलेजों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। तो वहाँ ए ग्रेड और सेकंड ग्रेड के कुछ कॉलेज बनाए गए जिसमें कुछ कमियां थी, उसको सेकंड ग्रेड में डाल दिया गया और ये कहा गया जिसको ए ग्रेड मिली है उन्हीं कॉलेजों को मान्यता मिल सकती है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के योग्य अध्यापकों को सीनेट में प्रतिनिधित्व भी दिया जाना चाहिए। अब कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो योग्य अध्यापक हैं उनको सीनेट में भी जगह मिलनी चाहिए, ऐसा कहा गया इस आयोग में। इंटरमीडिएट की कक्षाओं को तोड़ देना चाहिए और स्नातकों का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर देना चाहिए। तो इंटरमीडिएट 2 साल का होता है, तो ये कहा गया कि जो एक है उसको स्नातक में जोड़ दीजिए ऊपर वाला, और जो नीचे वाला हिस्सा है मतलब जिसको हम फर्स्ट ईयर कहते हैं 11th कहते हैं उसको हाई स्कूल में जोड़ दीजिए और उसको तोड़ दीजिए। तो एक एरिया जो है बन जाएगा कि भाई ये आपने जो हाई स्कूल किया उसका जो नीचे वाला फर्स्ट ईयर था वो आपको निक्रास किया तो आप सीधे ग्रेजुएशन में आ गए। इस तरीके से कुछ बंटवारा करने की बात कही गई। बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कोई सुझाव दिया गया कि सीनेट के लोगों की जो भी समय रहेगा उनका कि वो सीनेट में कब तक रह सकते हैं, वो 5 ईयर ही रहेगा, तो इस तरीके के सुझाव किसमें दिए गए? तो आप कहेंगे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा 1902 के द्वारा। लेकिन यही बात एक्ट के रूप में कब सामने आई? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा। मतलब पहले सुझाव दिए गए 1902 में, फिर 1904 में उसको एक्ट बना दिया गया, एक नियम बना दिया गया कि हाँ आज से ऐसा ही होगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात कर रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन ने कार्यक्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के नाम पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का काम किया और इन सब प्रयासों के पीछे उसका वास्तविक उद्देश्य शिक्षित राष्ट्रवादियों की संख्या को कम करना और उन्हें ब्रिटिश सत्ता के लिए प्रतिबद्ध बनाना था। जाहिर सी बात है, एक प्रशासन ब्रिटिश के हाथ में था तो वो क्यों चाहेंगे कि भारतीयों के हिसाब से चले, हम चलेंगे ब्रिटिश के हिसाब से। तो उन्होंने और मजबूत कर दिया ब्रिटिश प्रशासन को कि शिक्षा जो है वो भी पूरी तरीके से ब्रिटिश के हाथ में होनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं कि राष्ट्रवादियों द्वारा इस अधिनियम की तीव्र आलोचना भी हुई और इसे साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाले एक कदम के रूप में देखा गया। उन्होंने इसे राष्ट्रवादी भावनाओं का दमन करने वाला अधिनियम बताया। जाहिर सी बात है, जो भारतीय लोग थे वो इसको नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ एक प्रशासन कोई आप पे कर रहा है, वो अपने तरीके से आपको पढ़ाना चाहता है, तो जो भी वहाँ का राष्ट्रवादी लोग होंगे वो उस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। तो लॉर्ड कर्जन की सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव और सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक तैयार किया और इस विधेयक ने 21 मार्च 1904 को पारित होकर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का रूप ग्रहण किया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन, अधिकार, कार्यक्षेत्र आदि में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम के प्रावधान बनाए गए थे वो एक्ट में कौन कौन से थे वो देख लेते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सीनेट के सदस्यों की संख्या को सीमित करके निश्चित कर दिया गया कि उनकी संख्या न्यूनतम यानी कि कम से कम 50 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 100 होगी। इसके 100 के ऊपर नहीं हो सकती और वे अपने पद पर हमेशा नहीं रह सकते, जीवन भर नहीं रह सकते। केवल 5 वर्ष ही उनको समय मिलेगा अपने पद पे रहने का। उसके बाद सिंडिकेट के सदस्यों को निर्वाचित करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये जो सिंडिकेट थे इसमें अलग रूल था। क्या था कि मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जो विश्वविद्यालय जो 1854 के एक्ट के अंतर्गत बनवाए गए थे, उसमें सिंडिकेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 थी और अन्य विश्वविद्यालयों के सिंडिकेट जैसे पंजाब विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संख्या 15 थी। तो ये जो सिंडिकेट थे इनका काम क्या था? इनका काम मुख्य रूप से शोध से संबंधित था, है ना, शोध यानी कि रिसर्च से संबंधित था। और जो हमारे सीनेट के लोग थे ये रूल बनाते थे कि किस तरीके से रूल बनाने चाहिए, कॉलेज का आगे का जो सिलेबस रहेगा कैसा रहेगा, पाठ्यक्रम कैसे चलेगा, कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी जानी चाहिए, ये सारे काम सीनेट के थे। तो शोध तो कर ही रहे थे जो हमारे सिंडिकेट थे, उनको और भी काम देने के लिए उनका जो
योजनाएं लाई गई। ये सारी चीजें क्या थी कि सिंडिकेट को भी कहीं ना कहीं एक ओहदा मिला, एक पद मिला कि उनको भी सीनेट जैसा तो नहीं, लेकिन उनसे बाद में जो एक पद मिला वो सिंडिकेट था। तो सिंडिकेट और सीनेट में थोड़ा सा अंतर ये है कि सीनेट के पास ज्यादा पावर थी और सिंडिकेट के पास कम पावर थी। बात करते हैं, सिंडिकेट को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को उसमें उचित प्रतिनिधित्व भी दिया गया। विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त के इच्छुक कॉलेजों के लिए नियम कठोर कर दिए गए और सिंडिकेट को इन कॉलेजों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का अधिकार दे दिया गया। मतलब अब सिंडिकेट के पास भी इन कॉलेजों का निरीक्षण करने का अधिकार था। उनके कॉलेज जो उनके अधिकार थे वो बढ़ गए, कॉलेजों पर वो कई प्रकार से निरीक्षण कर सकते थे। विश्वविद्यालयों की सीनेट के द्वारा पास किए गए प्रस्तावों पर वीटो का अधिकार दिया जाए। विश्वविद्यालय की जो सीनेट थी, जो भी प्रस्ताव है उसका जो वीटो पावर है वो सरकार को मिले। यहाँ मैंने लिखा नहीं, सरकार के पास इतना पावर होना चाहिए कि अगर उनको लग रहा है कि सीनेट ने जो रूल बनाया है वो ठीक नहीं है तो सरकार उसको तोड़ सकती है। यदि सरकार आवश्यक समझे तो इस संबंध में नए नियम भी बना सकती है और इस प्रकार के विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया गया। कि तो यहाँ पर एक हिसाब से जो कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो भी नियम है उसको तोड़ने की ताकत हमारे पास आ जाएगी। तो जो भी रूल छोटे मोटे बना रहे हैं, चाहे सीनेट बना रहे हैं, चाहे वहाँ के टीचर बना रहे हैं, या प्रबंधक कमेटी बना रही है, तो हम हर चीज़ को तोड़ सकते हैं। वो लॉर्ड गवर्नर जनरल जो भी वायसराय होता था उसके पास इतना पावर होता है, ऐसा इस एक्ट में कहा गया। आगे है, गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार मिल गया। तो गवर्नर जनरल ये भी निर्धारित कर सकता है कि विश्वविद्यालय की भौगोलिक क्षेत्र कितना होना चाहिए, कितने लोगों को वो कॉलेज, कितने कॉलेजों को वो मान्यता दे सकता है। कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंधित करने का अधिकार भी सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। तो विश्वविद्यालय के पास एक हिसाब से कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत कुछ था। तो दोनों परिप्रेक्ष्य ये हैं कि आप नियम बनाइए, अच्छे हैं, अच्छी बात है, लागू हो जाएंगे, लेकिन अगर सरकार के मन में नहीं है, गवर्नर जनरल नहीं चाहता कि आपके जो रूल हैं वो ठीक है, तो वो उनको हटा सकता है, आपके नियमों को तोड़ सकता है। कर्जन के विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करते हुए कुछ आलोचकों ने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतः सरकारी विश्वविद्यालय बन गए। तो उस समय कहा लोगों ने कि भाई थोड़ा सा जो गैर सरकारी हैं उन पर भी एक हिसाब से सरकार का ही पूरा प्रोपेगेंडा चलेगा, सरकार जो चाहेगी वही चलेगी। ये चीज़ गलत कही, लोगों ने कहा कि भाई ये चीज़ गलत है। आगे क्या हुआ, कर्जन के समय कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। मैंने शुरुआत में बताया था आपको। प्राचीन स्मारक और अभिलेख संरक्षण अधिनियम को भी पारित किया गया। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय में हो गई थी और इस स्थान को ग्रहण करने वाले प्रथम अधिकारी H.W. ऑरेंज थे। शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति सबसे पहले कब की गई? तो भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। ये प्रश्न आ सकता है कि पहली बार शिक्षा महानिदेशक किसको बनाया गया, कब बनाया गया, या किसके समय बनाया गया। तो अगर शिक्षा महानिदेशक बनाया गया भारत का मतलब केंद्रीय, तो केंद्रीय शिक्षा विभाग भी बना होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय शिक्षा विभाग किसके समय बना था? तो केंद्रीय शिक्षा विभाग लॉर्ड कर्जन के समय बनाया गया था। तो ये भी प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बन गया। पुरातत्व विभाग की स्थापना से प्राचीन भारत के इतिहास की सामग्रियों का संरक्षण भी होने लगा। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ता लिख दिया मैंने, कलकत्ता में जातीय शिक्षा परिषद और नेशनल कॉलेज स्थापित किया गया, जिसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष थे, जिनका नाम आप अच्छे से जानते हैं। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना उसी समय हुई 1905 में। तो काफी काम होने लगा और कुल मिलाकर अगर हम इसका छोटा सा मूल्यांकन करें एक लाइन में, तो जो लॉर्ड कर्जन थे वो पूरी तरीके से शिक्षा को सरकारी जो भी कानून था उसके अंदर बांधना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी, और उसका असर आज तक दिखाई दे रहा है। तो उसके कई फायदे भी थे, कई नुकसान भी थे। अपने अपने फायदे थे कि कोई सरकार जब अपने पावर में लेगी हर चीज को, तो जाहिर सी बात है आर्थिक सहायता भी देगी अपनी तरफ से। लेकिन कई नियम ऐसे हैं जो ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन अपने तरीके से अपनी
जो भी अपने विश्वविद्यालय थे उनके लंदन के उसी हिसाब से पढ़ाना चाहती थी, ये भी एक अवगुण हो गया या समझ लीजिए डिसएडवांटेज हो गया। इस तरीके से कई महत्वपूर्ण प्रश्न फिलहाल यहाँ से आ सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न जो मैं आपसे मतलब रख सकता हूँ आपके सामने कि कौन सा ऐसा समय था, कौन सा एक ऐसा आयोग था, कौन सा ऐसा अधिनियम था जब शिक्षा पर सरकारी कानून सबसे ज्यादा प्रभावी किया गया? तो वो था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। ठीक है, तो फिलहाल आज का जो विषय था इतना ही था, यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही आपको मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।